हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल देवी बायोलॉजी क्लासेस। फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आप अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आईसीटी पेडागोजी की सीरीज शुरू की थी जिसमें हमारे दो टॉपिक्स कंप्लीट हो गए थे, जो कि टीचिंग मॉडल्स और दूसरा कोऑपरेटिव लर्निंग वाला ग्रुप इन्वेस्टिगेशन का टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिया था। आज की क्लास में हम देख लेते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, इनकी स्ट्रेटजी, यानी वर्बल और नॉन वर्बल जो क्लासरूम कम्युनिकेशंस होते हैं उनकी स्ट्रेटजी क्या होती है। दूसरा, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक हम कम्युनिकेशन और इसकी स्ट्रेटजी। तो कम्युनिकेशन संप्रेषण क्या होता है? सबसे पहले हमें इसको तो पता होना चाहिए कि संप्रेषण होता है शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनी शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है कॉमन या सामान्य। इसका मतलब क्या होता है? कॉमन या सामान्य होता है। तो इसमें क्या होता है, मतलब कम्युनिकेशन का कॉमन या सामान्य मतलब विचारों का आदान प्रदान करना। हमारे जो विचार है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में एक दूसरे से जो आदान प्रदान होता है उन विचारों का, उसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी एक दूसरे के साथ हम कम्युनिकेट होते हैं, उसे विचारों का आदान प्रदान करना या कम्युनिकेशन कहते हैं। के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? एडगर डेल ने बताया था। एडगर डेल ने इसमें बताया था कि जो संप्रेषण है दूसरों के विचार व भावनाओं को जानने या समझने की प्रक्रिया होती है। तो एडगर डेल की डेफिनेशन क्या थी इसके अनुसार? कि दूसरों के विचार व भावनाओं को जानने व समझने की जो प्रक्रिया है वही कम्युनिकेशन या संप्रेषण होती है। इसके अलावा एक और वैज्ञानिक थे एंडरसन। एंडरसन ने बताया था कि संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें चेतन या चेतन ढंग से दूसरों के संज्ञानात्मक ढांचे को प्रभावित किया जाता है। यानी संप्रेषण कैसी है? एक डायनेमिक यह गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें चेतन अचेतन ढंग से दूसरों के संज्ञानात्मक ढांचे को प्रभावित किया जाता है। यानी हम सामने वाले से कम्युनिकेट करते हैं, तो या तो हम जैसे सेमिनार वगैरह में बोलते हैं तो वो कम्युनिकेशन हो गया, एक दूसरे से बात करते हैं तो वो कम्युनिकेशन होता है, जिससे हम सामने वाले की जो मानसिक स्थिति है, सॉरी, जो संज्ञानात्मक ढांचा है, यानी जो उसकी मानसिक प्रक्रिया है, उनको प्रभावित करते हैं। यानी इसमें कुछ अच्छी बातें होती है तो वो सीखता है, बुरी बातें होती है तो उसे हर्ट भी करती है, लेकिन ये कम्युनिकेशन की एक प्रक्रिया होती है। तीसरे एक और साइंटिस्ट थे लिंगन्स। लिंगन्स ने बताया था कि संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ बैठकर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, लिंगन्स के अनुसार क्या परिभाषा है? यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ बैठकर विचारों का आदान प्रदान करते हैं, यही संप्रेषण है। तो तीन परिभाषा हमने देखी। एडगर डेल के अनुसार दूसरों के विचार भावना को जानना, एंडरसन ने बताया एक गत्यात्मक प्रतिक्रिया, और लिंगन्स ने क्या बताया? दो या दो से अधिक व्यक्तियों का विचारों का आदान प्रदान। तो तीनों परिभाषाएं आपको इस तरह से याद कर लेनी है। इसकी विशेषताएं या प्रकृति क्या होती है कम्युनिकेशन की? तो गत्यात्मक या सतत प्रक्रिया है, ठीक है, ये द्विमार्गी प्रक्रिया होती है। यानी इसमें दो मार्ग होते हैं, एक भेजने वाला होता है जिसे सेंडर बोलते हैं, एक प्राप्त करने वाला होता है जिसे हम रिसीवर कहते हैं। तो ही कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बोलेगा, बोलता ही रहेगा, लेकिन सामने वाला कोई उसको सुनने वाला नहीं होगा तो कम्युनिकेशन नहीं होता है। जब कोई व्यक्ति बोलता है तो उसको सामने सुनने वाला भी चाहिए, कोई आप मैसेज भेजते हो तो उसे सामने वाला देखने वाला भी चाहिए। तो ये द्विमार्गी प्रक्रिया होती है। सामाजिक में मनोवैज्ञानिक पक्ष इसमें शामिल किया जाता है। उद्देश्य युक्त प्रक्रिया है ये, ठीक है। तीसरा, पांचवा है प्रत्यक्षीकरण में अंत्यक्रिया को इसमें शामिल किया जाता है, यानी ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है। संदेश भेजने वाले कौशल जो होते हैं, संदेश भेजने वाला होता है उसमें कौन कौन से कौशल हो सकते हैं? संप्रेषण किससे होता है? उसमें लिखना या बोलना, या तो व्यक्ति बोलेगा या लिख के अपनी जो संदेश है मैसेज को भेजेगा, तो उसमें संदेश भेजने वाले में तो लिखना बोलना होते हैं, लेकिन जो संप्रेषण प्राप्त करता है उसमें कौन कौन से कौशल होते हैं? देखना, सुनना और पढ़ना। यानी वो सामने वाले व्यक्ति को देख रहा है, उसको सुन रहा है, उसको पढ़ रहा है। तो ये कौशल किसमें होते हैं? संप्रेषण प्राप्त करने वाले में। ये एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया यानी आपने किसी को कोई बात एक बार बोल दी तो वो बात वापस नहीं जा सकती है। तो ये एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया, यानी उस चीज को आप वापस, जो आपकी वाणी से निकल गया उसे आप वापस नहीं ले सकते हो। इसलिए कहते हैं हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए। ये अविराम प्रक्रिया यानी निरंतर चलती रहती है। किसी भी संगठन रक्षा की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। किसको? कम्युनिकेशन को पूछ सकते हैं, रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? तो कम्युनिकेशन को कहा जाता है। कला व विज्ञान दोनों होती है, क्योंकि इसमें निश्चित आप तोल कर भी बोलते हैं, दूसरा आपके बोलने की जो कला है उससे सामने वाला किस तरह से प्रभावित होता है। तो कला व विज्ञान दोनों है, संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। एक दूसरे के साथ आप कम्युनिकेट होते हो तो ही आप उससे रिलेशन बना पाते हो। जैसे आप कहीं किसी ट्रेन वगैरह में जाते हो, किसी से अच्छे से आप
घुल मिल जाते हो, तो फिर उसके साथ आपको अच्छे टाइम तक आपके रिलेशन बन जाते हैं। तो ये सब क्या है, संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया भी क्या होती है, कम्युनिकेशन की होती है। संप्रेषण के कार्य, संप्रेषण के कार्य है मुख्य रूप से सूचना प्रदान करना होता है, निर्देश प्रसारित या आज्ञा देना होता है, यानी कमांड देना होता है किसी को, समन्वय स्थापित करना होता है, परस्पर विश्वास जागृत करना होता है और प्रेरणा प्रदान करना होता है। यानी किसी को मोटिवेट कर रहे हो तो भी वो एक कम्युनिकेशन ही है। ध्यान रखना, लेकिन मूल्यांकन इसका कार्य नहीं है। अगर आपको पूछ ले कि कौन से कार्य है कौन सा नहीं है, तो मूल्यांकन इसके कार्य नहीं है। ये 5 कार्य हैं: इंफॉर्मेशन देना, निर्देश देना है, कमांड देना, समन्वय स्थापित करना, परस्पर विश्वास जागृत करना और प्रेरणा देना। अब है संप्रेषण के सिद्धांत। ये कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो अच्छे संप्रेषण के लिए एक व्यक्ति के अंतर्गत क्या क्या सिद्धांत या प्रिंसिपल्स का उनको ज्ञान होना जरूरी होता है। तो जैसे श्रोताओं के ज्ञान का स्पष्टीकरण सिद्धांत है, इसके अंदर का स्पष्टता का सिद्धांत आता है, उपयुक्तता का सिद्धांत आता है, प्रासंगिकता का सिद्धांत आता है, सरलता का सिद्धांत है। यानी आप जैसे किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, या फिर जैसे एक टीचर होता है जब बच्चे को पढ़ाता है उसके साथ कम्युनिकेट करता है, तो वो इंटरेस्टिंग कब बनता है, उस बच्चे को या ऑडियंस को अपनी बोलता है तो बच्चे को अपनी तरफ उसको इंटरेस्ट जागृत कर लेता है, और जो बातें कहता है वो स्पष्ट कहता है, एक उचित बात कहता है, और उस बातों में सरलता होती है, तो सामने वाला ऑडियंस होती है या फिर जो बच्चे होते हैं वो उससे इफेक्ट होते हैं, कम्युनिकेट हो जाते हैं। तो ये कुछ सिद्धांत है जिससे आप सामने वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। उद्देश्य युक्तता का सिद्धांत है, यार फालतू बातें बोल रहे हो तो कोई आपका को नहीं सुनेगा, लेकिन आप कोई अच्छी बातें ऑब्जेक्टिव युक्त बात बोल रहे हो तो आपको सुनना सब पसंद करते हैं। अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, अगर आप किसी बात को लेकर किसी को मोटिवेट करते हो तो सामने वाला सुनता है। अंत्यक्रिया युक्त सिद्धांत है, यथार्थता का सिद्धांत है, रियलिस्टिक होता है, मतलब आप मन गलत कहानियां बनाकर किसी को बताते हो तो कोई आपको पसंद नहीं करता है, आपको पकाऊ समझता है। लेकिन अगर आप यथार्थ रियलिस्टिक चीजें उसको बताते हो, चाहे आपके पास सोर्स कम है लेकिन अच्छे से बताते हो, तो सामने वाला आपको सुनना पसंद करता है। संक्षिप्तता का सिद्धांत है, यानी कम शब्दों में बोलना। आप लंबी लंबी स्टोरी किसी को बता रहे हो, बहुत टाइम से उसको बोर कर रहे हो, तो कोई आपको पसंद नहीं करेगा। लेकिन संक्षिप्त में कम बात शब्दों में आप सारी बातें उसको बताते हो, समझाते हो, तो वह उनको आपको पसंद करता है। प्रश्न पोषण या फीडबैक का भी सिद्धांत है। संपूर्णता का सिद्धांत इसको बोल सकते हैं। समयबद्धता का सिद्धांत है और विश्वसनीयता का सिद्धांत है, यानी सामने वाले को आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए कि बोल रहा है सही बोल रहा है, या फिर आपको अगर कोई वो बात बताता है तो उसे पता होना चाहिए कि इसको मैं बताऊंगा तो ये मेरी हंसी नहीं उड़ाएगा, मुझे मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। तो विश्वसनीयता का भी सिद्धांत होता है। तो ये कुछ संप्रेषण के सिद्धांत है जिनके आधार पर एक बच्चे हो, चाहे एक शिक्षक हो या फिर एक जो भी बोलने वाला है, वो एक अच्छा संप्रेषण करता बन जाता है। संप्रेषण की प्रक्रिया, संप्रेषण चक्र, इसके बारे में कई क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। सबसे पहले संप्रेषण की प्रक्रिया में कौन आता है, संदेश स्रोत वाहक या सेंडर। यानी आप किसी को, जैसे आप मोबाइल से ले लो, किसी को आप सबसे पहले सेंडर बोलेंगे, आपको आप संदेश भेजते हो, मैसेज भेजते हो, फिर मैसेज है वो एनकोडिंग होता है, ठीक है। फिर वो एनकोडिंग होने के बाद, मतलब एनकोडिंग का मतलब आप मैसेज को लिखते हो, फिर वो एनकोडिंग माध्यम आपका क्या हो गया, उसमें मोबाइल है, फिर माध्यम के माध्यम से वो डिकोडिंग होता है, यानी सामने वाले के पास पहुंचता है, फिर सामने वाला उसको रिसीव करता है, देखता है, तो प्राप्त करता है, रिसीवर होता है, फिर उसके लिए वो फीडबैक देता है, यानी ओके बोलता है, थैंक्स बोलता है, या कुछ भी आपको लिख के भेजता है, तो वापस से सेंडर के पास पहुंचता है। तो इस तरह से एक संप्रेषण चक्र चलता रहता है। कौन कौन सा, संदेश स्रोत वाहक सेंडर, फिर एनकोडिंग, फिर माध्यम डिकोडिंग, फिर प्राप्त करते हैं रिसीवर, फिर फीडबैक लेना। तो ये संप्रेषण की प्रक्रिया होती है, जिसमें एनकोडिंग होता है संदेश को संकेत के रूप में लिखना, और डिकोडिंग होता है संदेश का अनुवाद करना, यानी आप जो संदेश भेज रहे हो संदेश को अनुवाद करना होता है। एनकोडिंग होता है आपको संदेश जो आप भेज रहे हो उसको उनको गेन करना। तो ये संप्रेषण की प्रक्रिया भी आपको आनी चाहिए। संप्रेषण प्रक्रिया के चरण, संप्रेषण के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, संप्रेषण संदर्भ होता है, संप्रेषण स्रोत होता है, संप्रेषण में भेजने वाला होता है, संप्रेषण में संदेश भी होता है, यानी ये इसके स्टेप होते हैं। संदर्भ, आपके पास कोई स्पष्ट जो है बोलने की प्रक्रिया नहीं होगी तो आप संप्रेषण अच्छे से नहीं कर पाओगे। आपके पास स्रोत भी होना चाहिए, जैसे आप किसी को बता रहे हो तो मोबाइल, ऑडियो, वीडियो, किसी तरह से भी आप बता रहे हो तो वो स्रोत भी जरूरी है, भेजने वाला भी जरूरी होता है, और संदेश जो है आप जिस तरह से आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, जो कुछ बोल रहे हो, वो संदेश भी आपके पास होना चाहिए।
संप्रेषण में आने वाली बाधाएं, ये इंपॉर्टेंट है। इस बार इसमें 2025 वाली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। कौन कौन सी बाधाएं होती है संप्रेषण में? भौतिक बाधा हो सकती है, मनोवैज्ञानिक बाधा होती है, भाषा संबंधी बाधा होती है, पृष्ठभूमि संबंधी बाधा इसमें हो सकती है। तो भौतिक बाधा में कौन कौन सी आती है? इसमें जो फिजिकली हमें इफेक्ट करती है भौतिक बाधा होती है, जैसे कोहरा है, शोर, आवाज है, शारीरिक प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य का खराब होना है, नेटवर्क का नहीं आना, ये सब भौतिक बाधाएं होती है। जैसे कोहरा होता है तो उसमें आप सामने वाले को कोई आवाज दे रहे हो, वो अच्छे से सुन नहीं पाता, बहुत तेज आवाज हो रही है, शोर हो रहा है, तो आप सामने वाले से अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, आप वीक हो, कमजोर हो, बीमार हो, तो आपकी इच्छा नहीं होती है सामने वाले से बात करने की, तो ये भी भौतिक बाधा है। नेटवर्क नहीं आते हैं तो अच्छे से आप मोबाइल पे बात नहीं कर पाते हो, तो ये भौतिक बाधाएं होती है। अगला होता है मनोवैज्ञानिक बाधा। मनोवैज्ञानिक यानी जो हमारे मन से इफेक्ट होती है, जैसे रुचि का न होना, ध्यान न देना, गलत प्रत्यक्षीकरण, अधूरी जिज्ञासा, अत्यधिक चिंता, अलाभकारी अनुभव होता है। यानी आप सामने वाले को कम्युनिकेट कर रहे हो लेकिन सामने वाला उसमें रुचि नहीं ले रहा है, उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो आपके संप्रेषण का कोई मतलब नहीं है। गलत प्रत्यक्षीकरण है, यानी आप अच्छे से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हो किसी बात को, तो भी इसका इफेक्ट होता है। आप किसी की जिज्ञासा को पूरी नहीं कर पा रहे हो, तो ये भी एक बाधा होती है। कम्युनिकेट कंप्लीट नहीं होता है, अत्यधिक चिंता करते हो तो भी होता है, और लाभकारी अनुभव भी होता है। अगला है भाषा संबंधी बाधा। भाषा संबंधी बाधा में जैसे हकलाना, तुतलाना, अधूरे शब्द, कम शब्द, अत्यधिक शब्द, आडंबर, गलत उच्चारण, ये सारे यानी भाषा से रिलेटेड जो भी जो बैरियर्स होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। यानी आप हकलाते हो, तुतलाते हो, अच्छे से कुछ भी बोल नहीं पाते हो, या फिर बहुत ज्यादा बोलते हो तो सामने वाला आपके साथ कम्युनिकेट करना पसंद नहीं करता है। पृष्ठभूमि संबंधी बाधा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। पूर्व अधिगम, सामाजिक सांस्कृतिक भेदभाव, रीति रिवाज या परंपरा इसके अंतर्गत आती है। यानी पृष्ठभूमि संबंधी बाधा में क्या आता है कि आपका पूर्व अधिगम अच्छा नहीं है, सामाजिक सांस्कृतिक आप भेदभाव करते हो, रीति रिवाज या जो परंपराएं हैं वो हमें कम्युनिकेट करने से रोकती है। तो ये हो गए संप्रेषण की बाधाएं। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो मुख्य इम्पोर्टेंट है और मुख्य रूप से इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुख्य रूप से टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, उसमें मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, वर्बल होते हैं और नॉन वर्बल होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक होते हैं। शाब्दिक में जैसे भाषा का प्रयोग किया जाता है, अशाब्दिक वो होते हैं जिसमें हम भाषा का प्रयोग नहीं करते, इशारों के साथ सामने वाले से बात करते हैं। वर्बल होते हैं जिसमें मुख्य रूप से आप क्लासरूम में इनका यूज करते हो, जैसे मौखिक और लिखित दोनों प्रकार के होते हैं। मौखिक होता है भाषा का प्रयोग होता है, दोनों को आमने सामने होना जरूरी होता है, जैसे वाद विवाद, परिचर्चा, कहानी, प्रश्नोत्तर की जो होती है वो मौखिक प्रकार की होती है। जैसे बच्चे को आप जैसे क्लास में ऑरली आप बच्चे को आपने कुछ सिखा दिया, फिर उससे आप पूछते हो तो क्वेश्चन का वो आंसर देता है। आपने किसी चीज पे दो बच्चों के अंदर डिबेट करा दी, किसी ग्रुप में बिठाकर उनको परिचर्चा दे दी, कोई स्टोरी उन्हें सुना दी, उसके प्रश्नोत्तर आप करते हो, तो ये सब कैसे कम्युनिकेशन होते हैं, मौखिक कम्युनिकेशन के प्रकार होते हैं। दूसरा है लिखित प्रकार का कम्युनिकेशन, जिसमें भाषा का प्रयोग होता है, आमने सामने होना आवश्यक नहीं है, जिसमें बच्चा डायरी लेखन, पत्र लेखन जैसी क्रियाएं होती है। इसके अलावा जो क्लास की अगर हम टीचर की बात करें तो टीचर बच्चों को जैसे कुछ लिखने को दे देता है, क्वेश्चन आपको टेस्ट लेता है, तो उसमें वो आपसे क्वेश्चन पूछता है, आप उसमें लिख के जवाब देते हो, तो ये कैसा हो गया, लिखित प्रकार का कम्युनिकेशन होता है, जो कि किसमें आता है, वर्बल में आता है। अगला आता है हमारा नॉन वर्बल, जिसमें हम भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें मुख्य रूप से क्या आता है, वाणी संप्रेषण आ सकता है, चक्षु या मुख संप्रेषण आता है, और स्पर्श संप्रेषण आता है। तो वाणी संप्रेषण में क्या आता है, हाँ, ना, हूँ, जोर से ठहाका लगाना, चिल्लाना, सीटी बजाना इसके अंतर्गत आता है। यानी वाणी संप्रेषण के मतलब है जैसे बच्चे ने कुछ अपने टीचर से पूछा, बच्चे ने टीचर से पूछा तो टीचर केवल हाँ ना में उसका जवाब देता है, तो ये कैसा हो गया, वाणी संप्रेषण होता है। दूसरा है चक्षु या मुख संप्रेषण। जैसे आप टीचर बच्चे को क्लास में कुछ समझा रहा है, तो बच्चा लगातार चक्षु लगाकर उस चीज को सुनता है, पलक झपकाता है, आंखें झुका के उसको बताता है कि हाँ ठीक है। जैसे आपको कुछ टीचर सिखाते हैं तो बच्चा से पूछते हैं ठीक है आपको समझ में आ गया, तो बच्चे हाँ में जवाब देते हैं, या फिर बोलते हैं हाँ, आंखें झुकाकर जवाब दे देते हैं, टकटकी लगाकर टीचर को देख लेते हैं, तो बच्चों को टीचर को लगता है कि बच्चे को सारा कुछ समझ में आ रहा है, वो चीजों में इंटरेस्ट ले रहा है। तो ये सारी किसके हैं, चक्षु या मुख संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। आंखों ही आंखों में मुख्य मुद्राओं के माध्यम से संवेगों को प्राप्त करना। इसके अलावा मुख्य रूप से ये गूंगे में बहरे बच्चों के लिए उपयोगी होता है। कौन सा, चक्षु या मुख संप्रेषण, जिसमें आप इशारे करके उनको बताते हो, तो ये गूंगे और बहरे बच्चों के लिए उपयोगी होता है। तीसरा है स्पर्श संप्रेषण,
यानी स्पर्श संप्रेषण मुख्य रूप से कैसे बच्चों के लिए होता है? अंधे बच्चों के लिए उपयोगी होता है। यानी आप वो किसी भी चीज को स्पर्श करके पता लगाते हैं। जैसे ब्रेन लिपि उनके लिए होती है, तो ब्रेन लिपि को जब वो टीचर उनको पढ़ाता है तो ब्रेन लिपि के द्वारा वो समझते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, क्या उनको बताया जा रहा है। तो ब्रेन लिपि इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। या फिर वो छूकर पता लगा सकते हैं कि ये चीज क्या है। धीरे धीरे उनको हर चीज का आइडिया हो जाता है, ये क्या है, ये पानी है या आग है, आइस है, कुछ भी है तो संप्रेषण इसके द्वारा करते हैं। अगला होता है उद्देश्यों के आधार पर संप्रेषण, जो कि दो टाइप का होता है, एक शैक्षिक होता है, एक लोक संप्रेषण होता है। यानी उद्देश्य मतलब शैक्षिक उद्देश्य, शैक्षिक संप्रेषण कैसा हो गया, जैसे टीचर के द्वारा जो शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बच्चों को सिखाया जाता है, स्कूल में जो संप्रेषण दिया जाता है वो शैक्षिक संप्रेषण होता है। दूसरा होता है लोक संप्रेषण, यानी आप अपनी बात को असंख्य लोगों के बीच में कहते हैं। जैसे लीडर्स वगैरह होते हैं, टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से है, या सेमिनार जो होते हैं स्कूलों में, वो सब क्या होते हैं, लोक संप्रेषण का माध्यम होते हैं। तो शैक्षिक की बात करें, शैक्षिक में जैसे शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला जो संप्रेषण होता है वो कैसा होता है, शैक्षिक संप्रेषण होता है। जिसमें शिक्षक संदेश देने वाला होता है, बालक उसे ग्रहण करने वाला होता है, पाठ्यक्रम इसमें एक संदेश के रूप में काम करता है, और माध्यम होता है इसमें शाब्दिक व अशाब्दिक दोनों प्रकार के जो माध्यम है इसमें यूज किए जाते हैं। इसकी जो प्रकृति होती है वो सामूहिक होती है, यानी कि टीचर सिखाता है, बच्चे सामूहिक रूप से पूरी क्लास इसमें सीखती है। तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, शैक्षिक संप्रेषण की प्रकृति सामूहिक होती है। यानी ये बाल केंद्रित है, शाब्दिक व अशाब्दिक दोनों रूप में हो सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण देखा जाता है एजुसेट में, जहाँ कक्षा में संप्रेषण इसी पर आधारित होता है। यानी जो एजुसेट की प्रक्रिया होती है, एजुसेट है उसमें कक्षा में जो संप्रेषण है इसी के आधार पर किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा शिक्षण द्वारा किया जाने वाला जो संप्रेषण है वो सरल, स्पष्ट, लोकतांत्रिक, पूर्वाग्रह युक्त होना चाहिए और भ्रांति इसमें नहीं होना चाहिए। यानी स्पष्ट होना चाहिए, जो बच्चों को आप सिखा रहे हो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, स्पष्ट तरीके से आपको सिखाना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए, यानी सब बच्चों को आप समान रूप से सिखाओ। और इसमें कोई भी जो है पूर्वाग्रह के आधार पर होना चाहिए, यानी पूर्व ज्ञान से जोड़कर आप इसको सिखा सकते हो। तो ये सारे शैक्षिक उद्देश्य के जो शैक्षिक उद्देश्य का संप्रेषण का प्रकार होता है। दूसरा संप्रेषण हमने देखा है, इसमें लोक संप्रेषण होता है, यानी अपनी बात को असंख्य लोगों के तक पहुंचाने वाला संप्रेषण कौन सा है, लोक संप्रेषण होता है, जिसमें रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, आकाशवाणी, कक्षागत संप्रेषण इसके अंतर्गत आता है। यानी जैसे रेडियो पे, टीवी पे, समाचार पत्र के द्वारा आप एक बात को असंख्य लोगों तक पहुंचाते हो। सेमिनार जो क्लासरूम में होते हैं उनके द्वारा भी एक टीचर बहुत सारी प्रिंसिपल है, जैसे बहुत सारे बच्चों को एक साथ जो है कम्युनिकेट करता है। तो ये सारे संप्रेषण कैसे हैं, लोक संप्रेषण होते हैं। आगे संप्रेषण होते हैं अंतःक्रिया के आधार पर संप्रेषण के टाइप, जो कि 4 होते हैं। अंतर व्यक्ति के इंट्रापर्सनल संप्रेषण होता है, यानी स्वयं के साथ करते हैं। जैसे हम कोई डायरी वगैरह लिखते हैं तो स्वयं के साथ संप्रेषण करते हैं, यानी कोई किसी और का इसमें कोई भी जो है रोल नहीं होता है। अगला होता है अंतर व्यक्ति इंटरपर्सनल, यानी दो जो व्यक्ति है आपस में संप्रेषण करते हैं, यानी किसी और से बात करना है। दो या दो से अधिक व्यक्ति इसमें हो सकते हैं, जैसे आप मोबाइल पर बात कर रहे हैं, ग्रुप में आप बात कर रहे हैं, तो वो कैसा होता है, इंटरपर्सनल संप्रेषण होता है। तीसरा होता है समूह संप्रेषण, जिसमें वार्ता या समूह चर्चा होती है। चौथा होता है जन संप्रेषण। जन संप्रेषण में जैसे टीवी, रेडियो, समाचार पत्र इसके अंतर्गत आते हैं, यानी स्कूली छात्रों को विशेषज्ञों द्वारा दिया गया व्याख्यान होता है, वो लोक संप्रेषण के अंतर्गत आता है। इसके अलावा प्रशासनिक स्तर संप्रेषण के भी टाइप कुछ होते हैं, जैसे अधोगामी, ऊर्ध्वगामी और क्षैतिज होता है। यानी जो अधोगामी है ऊपर से नीचे की साइड होता है, यानी कलेक्टर का जो चपरासी से बात करता है वो अधोगामी प्रकार का संप्रेषण है। ऊर्ध्वगामी है जिसमें एक पदानुक्रमिक श्रृंखला में होता है, यानी निम्नतर से उच्चतर एक सीरीज में हम बात करते हैं। जैसे चपरासी है वो कैशियर से बात करता है, फोर्थ ग्रेड है वो थर्ड ग्रेड से बात करता है, थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड से, फिर फर्स्ट ग्रेड से बात करता है, चपरासी एलडी से, यूडीसी से, फिर वो बात कलेक्टर के पास पहुंचती है। तो ये पूरी श्रृंखला के द्वारा संप्रेषण होता है, उसे ऊर्ध्वगामी कहते हैं। तीसरा होता है क्षैतिज, जिसे पार्श्विक भी कहते हैं। समान स्तर पर संप्रेषण होता है, जैसे कलेक्टर है कलेक्टर से बात करेगा, एलडी से बात करेगा, चपरासी से बात करेगा, वो पार्श्विक या क्षैतिज संप्रेषण होता है। इसके अलावा प्रक्रिया के आधार पर संप्रेषण, प्रक्रिया के आधार पर संप्रेषण मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, औपचारिक संप्रेषण और दूसरा होता है अनौपचारिक संप्रेषण। जैसे औपचारिक संप्रेषण की बात करें, जो निर्धारित, व्यवस्थित और वैज्ञानिक होता है, ठीक है। जैसे मुख्य रूप से आप कोई मीटिंग करते हैं तो मीटिंग में जो संप्रेषण होगा वो कैसा होगा, औपचारिक संप्रेषण, वो वैज्ञानिक होगा, निर्धारित होगा, पूरी तरह से व्यवस्थित होता है।
दूसरा होता है अनौपचारिक संप्रेषण, जिसे ग्रैप वाइज या अंगूरी लता संप्रेषण भी कहते हैं। इसमें कोई कोई एक व्यवस्थापन व्यवस्थित नहीं होता है, कोई भी अपनी बात को किसी भी तरह से कहने में स्वतंत्र होता है। जैसे आप परिवार में बैठ के संप्रेषण करते हो, वो अनौपचारिक हो गया, क्योंकि वहाँ पे कोई कुछ बात कह रहा है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स आपको एक निश्चित बात ही कहनी है, तो वो कैसा संप्रेषण होता है? अनौपचारिक संप्रेषण होता है। चीजें इसमें कि जो प्रभावी कम्युनिकेशन होता है उसके 7 कम्युनिकेशन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? ये पूछा गया है आपसे। कंप्लीटनेस या पूर्णता होनी चाहिए। दूसरा 7 सी होते हैं प्रभावी संचार के। कंप्लीटनेस या पूर्णता, दूसरा है कंसीनेस या संक्षिप्तता, तीसरा है कंसिडरेशन या सोच विचार, चौथा है कंक्रीटनेस या स्थूलता या मूर्तता, पांचवा है नम्रता या शिष्टाचार, 6 है क्लियरिटी यानी स्पष्टता, और 7वां है करेक्टनेस यथार्थता या शुद्धता। यानी 7 सी है। इनमें से आपको पूछ सकते हैं कि कौन सा सी प्रभावी संचार के अंतर्गत आता है, कौन सा नहीं है। तो कंप्लीटनेस, कंसीनेस, कंसाइडरेशन, कंक्रीटनेस, कर्टेसी, क्लियरिटी और करेक्टनेस, ये 7 सी है कम्युनिकेशन के जो संचार के प्रभावी संचार है। इनको आपको याद होना चाहिए। अगला है संप्रेषण नियंत्रण। संप्रेषण नियंत्रण जिसे साइबरनेटिक्स भी कहती है। क्या कहते हैं इसको? साइबरनेटिक्स भी कहते हैं, जिसे नॉर्बर्ट वेनर ने दिया था। और इसमें मुख्य रूप से प्रणाली उपागम में फीडबैक देने पर इसका उपयोग किया जाता है, संप्रेषण नियंत्रण का। यानी संप्रेषण नियंत्रण अगर आपसे पूछ ले तो इसको दूसरा शब्द क्या बोलेंगे? साइबरनेटिक्स। के 3 कारक होते हैं, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग। तो इनपुट में क्या आता है? विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण या सूचना प्रदान करना। यानी किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो इनपुट दिया जाता है, जैसे टीचर के द्वारा क्लास में विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, इंफॉर्मेशन दी जाती है, वो क्या हो गया? इनपुट हो गया। दूसरा होता है आउटपुट, अनुक्रिया उत्पन्न करना। जैसे ही बच्चों के सामने कोई वो बच्चे को सिखाता है, वैसे ही बच्चे है उस चीज को ग्रहण करके क्या उसका आउटपुट देते हैं, कितना सीखे कितना नहीं है, वो होता है उसका आउटपुट। तीसरा है ये क्या प्रोसेस इसके बीच में होती है, इनपुट और आउटपुट के बीच में, यानी यंत्र संसाधक प्रतिपादन या प्रोसेसिंग भी इसको बोलते हैं। नियंत्रण स्थापित करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। यानी जब टीचर जैसे मैथ की क्लास में बच्चे को सिखा रहा है तो बोर्ड पे वो पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करके सिखाता है, फिर उसके बाद बच्चों से पूछता है कि आपको कितना समझ में आया। फिर उनसे क्वेश्चन जब हल करवाता है तो पता चलता है कि आउटपुट कितना रहा, यानी बच्चे ने कितना ग्रहण किया। तो प्रोसेसिंग में क्या है? प्रॉब्लम सॉल्व करना, परिमार्जन, संशोधन, नियंत्रण। आउटपुट अच्छा नहीं आने पर कम्युनिकेशन में फिर से सुधार किया जाता है, यानी बच्चों को फिर से उस चीज को सिखाया जाता है। तो ये होते हैं तीनों इसके कारक। कौन कौन से? इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग। सूचना में संप्रेषण तकनीकी शब्द का प्रयोग 1950 में किया गया था। ये भी ध्यान रखना, सूचना संप्रेषण तकनीकी शब्द का प्रयोग क्या किया गया था? 1950 में किया गया था। के माध्यम जो कि हमारी क्लास में भी टीचर के द्वारा यूज किए जाते हैं, के माध्यम कौन कौन से हो गए? प्रिंटेड होते हैं और दूसरे नॉन प्रिंटेड होते हैं, यानी मुद्रित और अमुद्रित होते हैं। प्रिंटेड मुद्रित जो होते हैं वो परंपरागत माध्यम होते हैं, यानी कंटिन्यू जो लंबे समय से चले आ रहे हैं वो प्रिंटेड माध्यम होते हैं। जैसे हम देखें तो टीचर है वो एक किताब है, मैप है, ग्राफ है, एनसाइक्लोपीडिया है, जो खुद की लिखी हुई सामग्री है, जैसे ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा भेजी जाती सामग्री है, तो ये इन सामग्रियों के द्वारा बच्चों को टीचर सिखाता है। जैसे किताबें हैं जो परंपरागत माध्यम है, प्रिंटेड भी है, ध्यान रखना संप्रेषण का। किताब के द्वारा बच्चे को वो यूज करके वो सारी चीजें, अभी क्या लेसन उसको पढ़ाना है वो बताता है। फिर जैसे इंडिया का मैप बताया, राजस्थान का मैप बनाया, वर्ल्ड का मैप बनाया, तो इन मैप के माध्यम से बच्चों को सिखाता है। ग्राफ बनाता है जिससे डेटा ऊपर नीचे जो भी हो रहे हैं इकोनॉमिक्स में सिखाया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं वो क्या होती है? प्रिंटेड माध्यम होती है संप्रेषण का। आत्ममुद्रित सामग्री में हम देखें तो जैसे आप डिस्टेंस एजुकेशन वगैरह से जब आप कोई कोर्स लेते हैं तो उनके द्वारा तो सामग्री आपको पढ़ने के लिए भेजी जाती है, वो आत्ममुद्रित सामग्री होती है। पोस्टर है, पोस्टर का भी बच्चों को सिखाने के लिए टीचर यूज करता है। चार्ट भी बनाता है, जैसे आपने कोई वाटर साइकिल का बना लिया, कार्बन साइकिल का बना के बच्चों को समझा दिया। कार्य पुस्तिका होती है, एक फिक्स होता है कि एक वर्क जो डायरी है बच्चों की बनाई जाती है जिसमें उनको डेली का कार्य दिया जाता है। कैटलॉग बनाए जाते हैं, बुलेटिन होता है, बुलेटिन बोर्ड जो कि स्कूल में लगा होता है जिसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वो डेली बच्चों के साथ शेयर की जाती है। अभिक्रमित अधिक्रम सामग्री होती है जिसके बारे में हम पहले मॉडल्स में हम पढ़ चुके हैं, जिसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उसको छोटे छोटे विषय वस्तु को डिवाइड करके सिखाया जाता है। शब्दकोश होता है, डिक्शनरीज होती है, स्वयं अनुदेशित सामग्री होती है। अनुदेशित सामग्री जैसे मैंने अभी आपको बताया क्या होती है, इनको आत्ममुद्रित सामग्री भी बोल सकते हैं, यानी बच्चों को
सिखाने के लिए जैसे डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा जो सामग्री यूज की जाती है वो होती है। समाचार पत्र है, दूरस्थ पाठ्यक्रम में यूज होती है, सर्वोत्तम सामग्री इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी सामग्री आपको इसलिए भी याद रखनी है, आपको ये भी पूछ सकते हैं क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज दे रखी है, कम्युनिकेशन युक्ति आपके दे रखी है। टीचर है वो बच्चे से कैसे कनेक्ट होते हैं, किस तरह से वो उनको सिखाते हैं वो, और कैसे यूज करते हैं, तो ये आप आराम से इनको पढ़ सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए, बस ये आपसे पूछा जाएगा। दूसरा है नॉन प्रिंटेड या अमुद्रित सामग्री। इसमें है जिसका यूज आजकल बहुत ज्यादा किया जाता है। नॉन प्रिंटेड या अमुद्रित सामग्री का जो पारंपरिक नहीं हुई है, ये मॉडर्न है। जैसे ऑडियो में देखें तो रेडियो है, टैप रिकॉर्डर है। विजुअल में शामपट, प्रोजेक्टर, मॉडल, चार्ट और मानचित्र होते हैं। तो विजुअल में जैसे दस सामग्री हम क्या बोलेंगे, जैसे शामपट यानी जो आपका ब्लैक बोर्ड होता है जिसमें बच्चों को लिख के सिखाया जाता है, इसका यूज किया जाता है। प्रोजेक्टर के माध्यम से पूरा प्रोजेक्ट उससे दिखाया जाता है। मॉडल मॉडल है जिससे बच्चों को एक मॉडल बनाया, जैसे आपने ताजमहल के बारे में पढ़ा रहे हो तो उसका मॉडल बना के आप ले आए, फिर बच्चे को उसमें सिखाया तो बच्चे को ज्यादा इंटरेस्टिंग रूप से समझ में आता है। चार्ट बना के आप लाते हो, मानचित्र बनाते हो किसी चीज का, तो बच्चे को अच्छे से समझ में आता है। तो इस तरह से आप टीचिंग में बच्चे के साथ यूज करते हो कम्युनिकेशन में। तीसरे होते हैं ऑडियो विजुअल, जिसमें टीवी है, कंप्यूटर है, वीडियो टैक्स है, वीसीआर है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग होती है। तो जैसे टीवी है, टीवी पे आजकल जैसे बहुत सारे ज्ञान शिक्षा प्रणाली के द्वारा हमारे कार्यक्रम, ज्ञान दर्शन के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम चले हुए हैं जिनसे बच्चे को सिखाया जाता है। तो टीवी भी है, सिखाने का माध्यम है। कंप्यूटर है, कंप्यूटर में बच्चों को कंप्यूटर की जैसे अभी जो छोटी क्लासों से ही कंप्यूटर बच्चों के साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे बच्चे वर्क करते हैं, कंप्यूटर सीखते हैं। तो ये भी एक माध्यम होता है। तीसरा वीडियो टैक्स होती है, यानी वीडियो दिखाकर बच्चों को पढ़ाया जाता है। वीसीआर होती है, वीसीआर के माध्यम से भी बच्चों को सिखाया जाता है। एक टेलीकॉन्फ्रेंसिंग होती है, ये उपग्रह आधारित तकनीक होती है जिसमें दूर दूर स्थानों पर बैठे जो लोग हैं आपस में विचारों का आदान प्रदान इस प्रकार करते हैं कि उनसे प्राप्त संदेशों को सभी समझ सकते हैं। टेलीमेडिसिन का यूज 2004 में किया गया था। तो आप इस तरह से, एक तरह से टेलीकॉन्फ्रेंसिंग आप इसमें ही मान सकते हो। जैसे यूट्यूब पे कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, जैसे मैं ही आपको पढ़ा रही हूँ, फिर उसके बाद हमारा कॉन्फ्रेंसिंग कैसे होता है, कमेंट के माध्यम से होता है। यानी आपको मैंने सिखाया, फिर आप मुझे कमेंट करते हैं। तो इस तरह से कई सारे लोग एक साथ विचारों को आदान प्रदान इसके द्वारा करते हैं। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग दूसरी, जैसे बड़ी बड़ी जो है कॉन्फ्रेंस होती है ऑडियो वीडियो के माध्यम से, तो वो भी टेली कॉन्फ्रेंसिंग में होती है। इसके अलावा कुछ संप्रेषण के ई माध्यम भी होते हैं, जिसमें व्हाट्सएप, ट्विटर, ब्लॉग, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम है, वो संप्रेषण के ई माध्यम होते हैं। तो ये ध्यान रखना। और एक संप्रेषण सिद्धांत किसने दिया था, हार्वर्ड ने दिया था। तो इसके साथ ही आपकी जो संप्रेषण की युक्तियां हैं और संप्रेषण है वो पूरा टॉपिक खत्म होता है। टॉपिक नहीं है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको एक दो बार पढ़ोगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसकी पीडीएफ, इससे पहले वाले जो टॉपिक्स हैं उनकी पीडीएफ मैं आज अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और भी लोगों को शेयर करना ताकि इसे भी इसका फायदा मिल सके। फिर मिलता है एक नई वीडियो में। बाय बाय।